वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा अभी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है सीजीएल का, तो अब आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल ज़रा सी भी देर नहीं करनी है। अपना प्रिपरेशन को बकल अप करके रखना है। तो इसीलिए क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। पीवाईक्यूज़ का सारे सब्जेक्ट्स का आपको क्लासेस करवाया जाएगा। इंग्लिश का भी स्टार्ट हो जाएगा आपका कल से, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब में पीवाईक्यू डिस्कशन चल रहा है, प्रैक्टिस डिस्कशन चल रहा है। तो पर्पज़ यही है कि सर इस बार का जो सीजीएल है वो बेहतरीन जाना चाहिए ना। इस बार के सीजीएल में किसी तरह की कसर नहीं छोड़नी है। 122 वैकेंसीज है, पिछले साल से ज़्यादा है, अच्छा खासा वैकेंसीज है। इस बार आप नौकरी को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी, ठीक है सर। चलिए एक बार कंफर्मेशन दीजिए ऑडियो वीडियो का, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने 15 क्वेश्चंस आपका डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ये आपका 15 क्वेश्चन समथिंग हमने आपका डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन 15 के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, है ना। तो आंसर था यूएसएसआर। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी आपका कर चुके हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। बहुत आसान सवाल है सर, देखो फॉरेस्टर में आया हुआ है 2022 में। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी या नन ऑफ द अबव? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। साउंड सिस्टम ठीक है, ओके जी। बताइए ज़रा, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये तो सर देखो मैं क्लास में करवा ही चुका हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप ज़्यादातर देखोगे आपके क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? नवंबर 26। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है आपका 26 नवंबर 1949 को। और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी 1950। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और कुछ पार्ट इनेक्ट हुआ था, ठीक है। इस दिन सारा फाइनल हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ सेटल डाउन। और फाइनली जो इनेक्ट हुआ था, कंप्लीट इनेक्टमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर 1949 क्या है सर हमारे लिए? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन है सर हर साल मान के चलो घुमा फिरा के पूछता रहता है। पिछले 3-4 सालों में तो कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। बताइए जरा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सर इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसको कहते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। हर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कुछ पार्ट दे दिया था कि एक कमेटी मान लो फंडामेंटल राइट्स लिख रही है, एक कमेटी यूनियन के पावर लिख रही है। इस तरह से अलग अलग तरह की कमेटीज बनाई गई थी। बट इन सारी कमेटीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई गई थी, बट इन सारी कमेटीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि सब लोग कुछ भी लिख के आ रहे थे, अल्टीमेटली कहाँ सबमिट कर रहे थे? ड्राफ्टिंग कमेटी को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के आपका चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके पूछ लेगा, कभी हो सकता है फादर की जगह वो क्या वर्ड लिख दे? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह के सारे सवालों का एक ही जवाब है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप बात क्लियर है। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। देखो, अब इसमें शौक होने वाली बात नहीं है, आया हुआ सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following articles of the Indian Constitution deals with the financial emergency? बताइए सर, इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है? देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं और क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं या मेरे से पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप नोटिस कर रहे होंगे लगभग वही सारे सवाल हैं जो मैंने आपको क्लास में करवाए हैं। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि नोट्स अच्छे से करके जाने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बताइए सर, हु विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 362। तो इमरजेंसी में तीन तरह की इमरजेंसी होती हैं सर। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है सर आपका प्रेसिडेंट्स रूल, और एक क्या होता है सर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसीज लिखी गई हैं। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 352, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए है आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है आर्टिकल 360। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट्स रूल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 360। क्लियर है सर? आया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आज तो अच्छा लग रहा है, आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं। देखो, बार बार मैं यही समझाता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना एग्जामिनेशन से। सवाल सिंपल ही आते हैं, बट ये है आपका स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होना चाहिए। वो होगा तो आते हुए सवाल भी गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी या नन ऑफ द अबव? दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूछता है और एक दूसरा सवाल बनता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात। देखो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी किस हद तक है उससे मेजर नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन से मेजर कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय पॉपुलेशन क्या लगता है, कौन सा कंट्री होगा? इंडिया होगा। ठीक है, अगर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूछे तो दैट इज इंडिया। बट अगर आपसे पूछे पूछे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं सर? यूएसए को कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक होता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज यूएसए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, चलिए आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सर? अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, a quasi-federal form of government, a federal system with a strong central government in Indian constitution was adopted from? A quasi-federal form of government with a strong central government
देखिए जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि देखो वी अंदर आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑफिशियली आर्टिकल 1 हमें क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, बट हमारे जो फीचर्स है, जैसे हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। तो जहां पर एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती है जिस देश में, उसको क्या कहा जाता है? फेडरल कहा जाता है। बट हमने अपने लिए फेडरल वर्ड को चूज नहीं किया, वो एक अलग कहानी है क्यों नहीं चूज किया। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं क्लास में उसको सुनाता हूँ। ठीक है, तो हमने फेडरल वर्ड चूज नहीं किया, बट स्टिल ये एक फेडरल का फीचर है। एक देश में एक से ज्यादा गवर्नमेंट मतलब वो फेडरल का फीचर है। तो अब हम फेडरल वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट फेडरल का फीचर है, इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट के भी पास पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। लेकिन अगर आप अपने देश का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो यूनियन की पावर है वो ज्यादा है कंपेयर टू स्टेट। ठीक है, ऑल दो यूनियन की भी पावर है, स्टेट की भी पावर है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि यूनियन की पावर ज्यादा है और स्टेट की पावर कम है। ठीक है, तो सवाल यही है कि ये जो फीचर है कि यूनियन की पावर ज्यादा है, स्टेट की पावर कम है, ये फीचर हमने कहाँ से बोरो किया? इसको कहते हैं क्वासी फेडरल विद अ यूनिटरी टिल्ट। तो ये जो मैं हमने बोरो किया है दैट इज योर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, एक पूरा सेक्शन ऐड किया है कि कौन कौन सा पार्ट हमने कहाँ से बोरो किया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला जो पार्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर विल बी डी। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्लियर है सर? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। बताइए सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। बताइए, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका सरदार पटेल। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बहुत आसान सवाल है सर। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी हमारा? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 9 दिसंबर 1946 को। टेम्परेरी तौर पे 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा इसके प्रेसिडेंट बने थे। फिर उसके बाद इलेक्शन हो गए थे और इलेक्शन होने के बाद फुल एंड फाइनल कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंस से लेना देना नहीं है, आज़ादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी और उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो खैर करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई डाउट है सर यहाँ तक? हाँ जी, मोदी जी तो ऑप्शन में भी नहीं है, क्यों जबरदस्ती उनको ला रहे हो? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज। The maximum strength of Council of Ministers in a state as per Constitution is dash percent of Legislative Assembly 10, 12, 15, 18। बताइए सर, the maximum strength of Council of Ministers in a state as per Constitution is। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली वाले सेक्शन में हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है? बताइए सर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? The maximum strength of council of ministers in a state as per constitution is dash percentage of legislative assembly। तो आपका 2022 के फॉरेस्ट गार्ड का ये आया हुआ सवाल है।
तो देखो ऐसा होता है सर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जितने भी मेंबर्स होता है उसका 15%, कितना सर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15%। तो करेक्ट आंसर होगा 15%। तो लोकसभा में भी यही होता है, जो यूनियन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन दिल्ली है। दिल्ली में क्या है? 10% है। ठीक है, 10% कहाँ के लिए है? दिल्ली के लिए। बाकी जनरली अगर आपसे बोले लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए कौन सा कितना परसेंटेज है? 15%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक दो बार और पूछा हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। अब एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये जो बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं स्टेट में, ये सवाल आपका पूछा तो गया है, लेकिन ये बात शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये एक अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। आपको पता करना है, अगर पता है तो कमेंट में मेंशन करिए, नहीं तो एक बार जाके देखिएगा। ये वाली जो लाइन है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 15% ऑफ द मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से ऐड हुई थी? ठीक है, इसको एक बार देखिएगा। बाकी बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग article of the Indian Constitution provides for prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste or sex or प्लेस ऑफ बर्थ? फॉरेस्ट गार्ड 2022 का सवाल है। देखो सर, फंडामेंटल राइट्स से आया है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मैंने हमेशा बताया फंडामेंटल राइट्स से सवाल बनेगा तो वो क्या पूछेगा? आर्टिकल ही पूछेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल भी पूछ लेता है ना? अगर फंडामेंटल राइट्स में वैसे ज्यादातर आर्टिकल ही पूछता है। एयर पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं साथ साथ। हाँ जी, शॉर्ट नोट्स और किसके लिए होता है? शॉर्ट नोट मार्केट में बेचने के लिए नहीं होता, रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 15। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 15। देखो इसका ट्रिक मैंने क्लास में भी बताया था। ये सब याद रखने का क्या तरीका है? सारे आर्टिकल्स, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, एक निमोनिक है। लॉ से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और डी से होता है डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, जैसे यहां पर क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर ओ से क्या है सर? अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर यू से क्या है? अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ई से क्या है सर? टाइटल्स। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो 14 से 18 तक के सारे फंडामेंटल राइट्स आप सिंपल निमोनिक से याद रख सकते हैं, और मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ते हैं सर आगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। ये जो लाइन है सर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रियम्बल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रियम्बल में ये जो लाइन है, ये जो तीन वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से हमने बोरो किया है? आसान है सर, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। ये हमने कहाँ से बोरो किया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये हमने कहाँ से बोरो किया है सर? आपका करेक्ट आंसर इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ सर 25। 25 क्या कह रहा है सर? द चेयरमैन of the drafting committee of constitution of India was,
द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। अभी देखो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आया था, उसी टाइम पे मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी डिस्कस किया था, उसी टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम बताया था। तो ये सवाल अब आपके लिए कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये ऑलरेडी जस्ट मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रायपुर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। हाँ जी सर, रायपुर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कैपिटल्स पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। बताइए सर, रायपुर किसकी कैपिटल है? ठीक है, तो आसान है सर, ये करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इज। इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्टेट काउंसिल इज। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? अमित शाह? नहीं भाई, वो सवाल के जवाब देने हैं जिसमें एग्जामिनर नंबर ना काटे, ठीक है। उसके जवाब नहीं देने जिससे टिकट मिल जाए। हाँ, तो देखो चेयरमैन इंटर स्टेट काउंसिल का होता है प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 263 देखेंगे, ये आपका पार्ट 11 का आर्टिकल है जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। तो मैं उसमें बताता हूँ, आर्टिकल 262 है, आर्टिकल 263 है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल 263 किसकी बात करता है? इंटर स्टेट काउंसिल की। और इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं सर प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एज पर द आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका वैसे तो हम लोग जनरल एग्जाम देते हैं उसका सवाल नहीं है, ये आपका एपीएसएसबी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स करवाता है, सीएलडीसी 2022 में ड्राइवर वाला हुआ था, ये उसका क्वेश्चन, ठीक है सर। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 28, which of the following article deals with the provision of annual financial statement, that is budget। कौन सा आर्टिकल बजट की बात करता है? बताइए सर। देखो तीन आर्टिकल मैं बैक टू बैक बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाता हूँ तो आर्टिकल 108 है, एक आर्टिकल 110 है और एक आर्टिकल 112 है। तो अब इन तीन में से ही बता दो। अच्छा ये तीन है ही ऑप्शन में, तो इनमें से ही एक है करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए सर, विच आर्टिकल डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 108, 112 या 110? बताइए सर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर, कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 112 जो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड यूज नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड यूज होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो आपका किस में लिखा है? आर्टिकल 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि साल भर में सरकार ने कितना खर्चा किया, कितना अर्निंग की, इसका पूरा एक जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कॉमनली उसको कहा जाता है बजट। एंड दैट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 112। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 29, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। भाई आपका राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। अब उनको क्या देना है सर? रेजिग्नेशन देना है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या लगता है किसको रेजिग्नेशन देगा? अब तो बहुत आसान हो गया, करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो चेयरमैन साहब अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? चेयरमैन साहब अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ऑलराइट, ठीक है, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 20। क्वेश्चन नंबर 30, चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज। अब देखो 15th फाइनेंस कमीशन तो नहीं रहा, मतलब अभी जो नेक्स्ट 1 अप्रैल आ रहा है, अभी जो 1 अप्रैल 2026 आ रहा है, तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर आपका कौन सा फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो जाएगा? 16th फाइनेंस कमीशन विल स्टार्ट, ठीक है। तो ये 15th का चेयरमैन पूछ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो 16th का है उसको भी याद रखना है। तो पहले तो देख लो 15 का कौन थे, 15 के जल्दी से कमेंट करके बताइए सर। हाँ जी सर, 15 के चेयरमैन कौन थे? हाँ सर, 15 जो फाइनेंस कमीशन आपका का आया है, उसके चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह है। चलो, अब देखो 15 फाइनेंस कमीशन अब नहीं पूछेगा, अगर अब सवाल आएगा तो वो किस पे पूछेगा? 16 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि अब जो 1 अप्रैल 2026 आ रहा है, उससे कौन सा फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो रहा है? 16 फाइनेंस कमीशन। उनके चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, अरविंद, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनागरिया, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन अब इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसके चेयरमैन का नाम याद रखेंगे, अरविंद पनागरिया। तो 15 फाइनेंस कमीशन इज अ थिंग ऑफ पास्ट। अब जो सवाल आएगा वो किस पे आएगा? 16 फाइनेंस कमीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस कमीशन अंडर विच आर्टिकल? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन से अगर सवाल पूछेगा, अगर पूछा, तो 99.99% चांस है या तो वो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछेगा, या वो फाइनेंस कमीशन का अगला कौन पूछ लेगा? चेयरमैन पूछ लेगा, ठीक है। ये दो सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पूछ सकता है कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चौथा सवाल पूछ सकता है, फाइनेंस कमीशन कितने साल के लिए बनता है? 5 इयर्स के लिए बनता है, ठीक है सर। तो ये सारे कुछ सवाल आपके पूछ सकता है रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, इससे कुछ भी रिलेटेड बन सकता था, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। पढ़ते हैं सर आगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, कोई डाउट है तो गिव मी ए थम्स अप, बताइए सर। क्लियर है? ठीक है। अब सॉरी, अब देखो 2022 में आया था सेक्शन 124A। देखो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी होते हैं जो करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं, यानी कोई कुछ सेक्शंस मतलब न्यूज में ज्यादा फेमस रहते हैं तो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये सेक्शन 124A है, ये किसका है सर? इंडियन पीनल कोड। अब इंडियन पीनल कोड एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडियन पीनल कोड की जगह दूसरा अब कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, BNS, ठीक है। इंडियन पीनल कोड इज अ थिंग ऑफ पास्ट। तो जब इंडियन पीनल कोड लागू था, तब उसने पूछ लिया सेक्शन 124A, जो किससे रिलेटेड था? सेडिशन से रिलेटेड था। सेडिशन मतलब एक तरीके का देशद्रोह का एक केस होता है, सेक्शन 124A। तो ये इंडियन पीनल कोड में था। अब चूंकि इंडियन पीनल कोड ही नहीं बचा है, तो अब इसका कोई मतलब बनता नहीं है। अब वो पूछेगा तो BNS का कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर न्यूज में रहेगा तो पूछ लेगा। DNS में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सेडिशन वाला ये जो सेक्शन था, ये हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए सर, तो 31 इज अ थिंग ऑफ पास्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बताना है कौन कौन सी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी। देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, और उसमें जो शेड्यूल नंबर 8 है वो किसकी बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शेड्यूल 8 किससे रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। शेड्यूल्स पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर क्या पूछ लिया था कि बताइए आपका ये अ, हाँ, शेड्यूल 7 पूछ लिया था। शेड्यूल 7 में क्या है, फेडरल लिस्ट है। ठीक है, तो शेड्यूल 8 किसको कवर करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। तो एट प्रेजेंट कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22, बट शुरुआत में इतनी नहीं थी, बाद में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड की गई है बाय अमेंडमेंट। तो वही पूछ रहा है 71st अमेंडमेंट से इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी 8 शेड्यूल में। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सर। हाँ जी सर, कौन सी लैंग्वेज ईट की गई थी जी। हाँ तो देखो 71st अमेंडमेंट जो था, 71st अमेंडमेंट से 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकण, मणिपुरी और आपका नेपाली। ठीक है, तो 71st अमेंडमेंट से कौन सी कितनी लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का भी मणिपुरी। ठीक है, अब ये 71st अमेंडमेंट कब आया था सर, तो ये आया था आपका 1992। तो 71st अमेंडमेंट 1992 ने 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस ऐड की थी, 3 की थी, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आया है। चलिए, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 32। तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, वो भी मैंने इसमें आपको डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द फुल फॉर्म ऑफ द स्वीप इज। स्वीप ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो 2022 का अपना जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था, द फुल फॉर्म ऑफ द स्वीप इज। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 33, स्वीप की फुल फॉर्म क्या थी। हाँ जी, अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो स्वीप एक इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन का, जिसके थ्रू जो आपका इलेक्शन की अवेयरनेस है उसको इलेक्शन कमीशन बढ़ा रहा था। तो उसी के लिए ये स्वीप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसकी फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 34, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द। देखो डेमोक्रेसी में जनरली दो तरह के सिस्टम्स चलते हैं आपका, एक चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। एक फीचर तो इसका ये है कि सर एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो आपका ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसका एक फीचर क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। दूसरा इसका फीचर क्या है कि सर प्राइम मिनिस्टर जो होगा दैट विल बी हेड ऑफ गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट। कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होगा, बट जो प्राइम मिनिस्टर है दैट विल बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर विल बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्लियर है सर? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई दुख तकलीफ परेशानी? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। देखो ये सेम सवाल से रिपीट हुआ, इस तरह के सवाल रिपीट होते रहते हैं। अभी हम जस्ट डिस्कस करके आए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं सर, कौन सा है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 35। ऑल राइट, तो आज हम लोगों ने करीब करीब 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और सिर्फ 20 क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, उसके आसपास जो इन एंड आउट था पार्ट, वो भी हमने डिस्कस किया है कि इससे रिलेटेड भी क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत की है। ठीक है, तो ये हो गया सर आज का पार्ट। इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और भी सब्जेक्ट्स के आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे। ठीक है, बट आपको लगातार बने रहना है, आपकी प्रिपरेशन चलने तक कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपका प्रिपरेशन प्रैक्टिस चलता रहेगा। तो जस्ट मेक श्योर इस बार आपको एग्जाम निकाल के ही दम लेना है। ठीक है, चलिए सर, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अभी आपका अगला जो रीजनिंग का क्लास है 7 PM पे, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसी डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है सर, मिलते हैं सर अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करिए, वैकेंसीज अच्छी हैं, 122 वैकेंसीज हैं, तो मेक श्योर करिए इस बार सिलेक्शन लेना है। हर बार मौका नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है हर बार इतनी वैकेंसीज आएँ। ठीक है, ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।